Hello students, good morning and welcome to an academy that's crack यूपी एग्जाम चैनल। आप सभी का मॉर्निंग के सेशन में बहुत स्वागत है और मैं हूं अजय अनुराग। आज इंडियन पॉलिटी फाइनल टेस्ट 6 है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो आइए आज फाइनल टेस्ट का जो ये पेपर 6 है, इसके तहत हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं हमारी तैयारी का लेवल। क्लास शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि अनलिमिटेड एक्सेस है। आप लाइव और रिकॉर्डेड कर सकते हैं। करना यह है कि सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है। आकर एक बार जब आप सब्सक्राइब कर तो ये सारे एडवांटेज टाइम मैंने क्लासेस हर स्टडी मटेरियल यूजेस इज ऑल आर। ये लर्नर्स के टेस्टिमोनियल हैं जो लर्नर्स अन अकेडमी क्लास ली है और जो सफलता हासिल की, ये टेस्टिमोनियल हैं। आप सब भी होने के बाद इस आप अन अकेडमी के होंगे। बहरहाल आज इंडियन पॉलिटिक्स का फाइनल टेस्ट 6 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बाहर ली गई? Which of the following features of the Constitution have been borrowed from the Government of India Act 1935? नंबर 1 राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, आपातकालीन प्रावधान, प्रोविजंस, कानून का नियम, रूल ऑफ। तो आपको बताना है था सही। 4 1 4 1 पर के सभी। तो मैं आपको आंसर बता दूं बिना लेट किए हुए कि इसमें समवर्ती सूची को छोड़कर बाकी राज्यपाल का कार्यालय के राज्यपाल का प्रावधान था और रूल ऑफ लॉ का प्रावधान। आप कहेंगे कि इमरजेंसी जर्मनी जर्मनी से ये लिया गया है। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स कैसे सस्पेंड हो जाते हैं, ये हमने है ना। बाकी आपातकालीन प्रावधान जो है उन्हें रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल। राज्य के एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट के न्यायाधीश योग्य होना। नंबर 2 संविधान एडवोकेट जनरल की आयु को 65 वर्ष से, ये दो में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक। तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है ए, केवल एक। केवल एक सही है। एडवोकेट जनरल 62 वर्ष है, 65 वर्ष है, ऐसा कोई एडवोकेट जनरल के और एडवोकेट जनरल के लिए कोई एज की बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द एज ऑफ एडवोकेट जनरल टू बी नॉट मोर ईयर्स। तो ऐसा एज केवल एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट, अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट पद है और एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट के जजेस के एज 2 है और कोर्ट के जजेस यहाँ एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल के एज के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 एंटी डिफेक्शन लॉ के शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लोकसभा अध्यक्ष के प्रश्न पर निर्णय लेता है।
सदन के सदस्य की अयोग्यता निम्नलिखित में से के यानी कि अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा टेक्स डिसीजन under the anti-defection law, the Speaker of the Lok Sabha takes decisions the questions of disqualification of a member of the House under which of the following category यानी कि मेंबर के सदस्यता के बाद अयोग्यता से संबंधित फैसले अगर स्पीकर लेता है तो उस कैपेसिटी में माना जाएगा यानी कि अर्बिट्रेशन चार्ट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि सदन के अध्यक्ष होने के नाते एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द लोकसभा यानी कि लोकसभा के प्रशासनिक प्रमुख के नाते ट्रिब्यूनल के नाते हैसियत से लोकसभा अध्यक्ष को डिस्क्वालीफाई। मैं आंसर बता दूं, आंसर इज डी। बतौर एक ट्रिब्यूनल के रूप में वो काम करता है और हाउस के अंदर सदस्यों की सदस्यता अयोग्यता के फैसला। तो आंसर इज ट्रिब्यूनल किसी खास मामले पर फैसला करती है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और राज्यों आवंटन से केंद्र शासित प्रदेश which schedule of the constituted to allocation of seats the Rajya Sabha to the state यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीट चौथी, पांचवी, आंसर बता दूं आपको, आंसर इज ए। हम सब जानते हैं कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के लिए सीट का आवंटन है राज्य और इस संबंध में मैंने पहले भी आपको बताया है कि दूसरे देशों में खासकर यूएस में अगर हम बात करें इसमें 50 स्टेट हैं, सभी स्टेट्स के लिए वहाँ दो दो सीटें सीनेट के लिए हो। लेकिन अपने देश में राज्यसभा के लिए राज्यों से अलग अलग सीटें हैं ये वहाँ की जनसंख्या। तो फोर्थ शेड्यूल में राज्यों की राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों के लिए एक संवैधानिक संशोधन कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसे अदालत में चुनौती इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन मौलिक मौलिकता के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद की संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर इसे तो संविधान मूल संरचना का उल्लंघन करता है तब चुनौती। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, यानी कि अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट बेसिक कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 30 deemed to be a violation to basic जो मूल। तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, मैं बता दूं आंसर। इस आधार पर संविधान मौलिक अधिकारों के संबंध में अगर कोई संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, हर पर कोर्ट में कि वो मूल अधिकार का मूल का उल्लंघन। बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको मालूम है, केशवानंद भारती फैसले में ये कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का करता है तो उसे खारिज कर दिया जाए। तो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकते हैं लेकिन यदि वो मूल संरचना को प्रभावित करता है तो
क्वेश्चन नंबर 5, राज्य विधान के मामले में राष्ट्रपति इन मैटर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज ओनली सस्पेंसिव वीटो पावर, केवल संदिग्ध वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को अपने विचार के लिए आरक्षित करने पर रोक लगा सकता है। May withhold assent to any bill reserved for his consideration except money. मनी बिल के अलावा किसी को जो उसके विचार के लिए पर अपनी ला सकता है, रोक सकता है कि अपने विचार के लिए आरक्षित किसी भी बिल के लिए सहमति की अगर कोई भी के लिए आरक्षित किया है राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए तो उसे और डी किसी भी बिल को सीधे खारिज कर देता है वह। तो राज्य विधान के मामले में राज्य के कानून के क्या कर सकते हैं? आप सबको मालूम होगा कि गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के राष्ट्रपति के रद्द करने का अधिकार, आर्टिकल 1 के तहत राष्ट्रपति को उसमें तो राष्ट्रपति क्या कर सकता, केवल संदिग्ध वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को अपने विचार के लिए आरक्षित रखने पर रोक लगा सकता है। अपने विचार के आरक्षित किसी भी बिल के लिए अपनी सहमति को रोक सकता है। किसी भी बिल को सीधे खारिज कर देता है यदि वह राष्ट्र विरोधी। तो मैं आपको बता दूं, मैं धन विधेयक को छोड़कर आंसर इज बी, धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक जो उसके विचार के लिए आरक्षित रखा गया है पर रोक लगा, के पास अधिकार है रोक लगा धन विधेयक पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें। सारे जहां से अच्छा, ठीक है, मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। नंबर 2, राष्ट्रगान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रगीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही? केवल दो, तीन, एक, तीन, केवल एक और केस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सारे जहां से अच्छा was written by मोहम्मद इकबाल, national anthem was written by the Bankim Chandra, national song was written by the Rabindranath Tagore. Which of the above statement are correct? Yes, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल का द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बंकिम चंद्र ने नहीं, गलत है। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं होने की, यानी कि ओनली वन, और दैट्स व्हाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या संघीय प्रणाली की विशेषता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और शक्ति का पृथक, यानी कि सेपरेशन ऑफ। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, 7 क्वेश्चन अलग है, ये 7 हिंदी। आप देख लीजिए, क्या संघीय क्या संघीय प्रणाली की फेडरल सिस्टम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप फेडरल है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय,
द्विसदनीय व्यवस्था और शक्ति का पृथक कौन कौन सा होगा? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो केवल एक दो तीन, एक दो चार। चलिए मैं आंसर आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, एक दो तीन। शक्ति का पृथकीकरण का फेडरल सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यस। संविधान की सर्वोच्चता होती है, तब दोनों फॉलो करते हैं सेंटर। और बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था होती है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8, शहरी स्थानीय सरकार का विषय निम्नलिखित में से किस सरकार के मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है? ठीक है। The subject of urban local government is managed by which of the following ministries of government of India? पंचायती राज मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा। सही प्रतिक्रिया चिन्हित करें, केवल एक, दोनों, चार। चलिए मैं आंसर बता दूं। आंसर इसी 2 3 4। एक, पंचायती राज मंत्रालय का तो पंचायत से संबंध है, शहरी नगर पालिका से नहीं, तो एक को छोड़कर बाकी सभी। शहरी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा। रक्षा मंत्रालय इसलिए कि शहरी क्षेत्र में आपने देखा होगा कंटोनमेंट एरिया भी आता है ना। कंटोनमेंट एरिया यानी कि जो सैनिक छावनी होता है वो भी आता है शहरी क्षेत्र। 2 3। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मैच नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। अच्छा, कौन सही तरीके से मैच है? कौन सही तरीके से करेक्टली मैच? 7वीं अनुसूची, संघ राज्य और समवर्ती सूची का विवरण। तीसरी अनुसूची, राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में प्रावधान। तीसरी अनुसूची, शपथ और राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में प्रावधान की सैलरी वगैरह। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का बताना है। 1 और 3, 2 और 4, 1 2 3, 1 और 4। नंबर 9। चलिए मैं आंसर बता दूं। आंसर इज डी, 1 और 4। बाकी ये दोनों गलत हैं। 1 और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के निम्नलिखित निकायों में से किस में एक अर्ध न्यायिक कार्य है? एक अर्ध न्यायिक कार्य है। Which of the following bodies of the India have a quasi judicial? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग, भारत का चुनाव आयोग, सूचना आयोग, राष्ट्रीय। Which of the following bodies of the India have a quasi judicial functions? Controller and Auditor General of India, Finance Commission, Election Commission of India, Central Information Commission, National Human Rights Commission। तो 1 and 3, 1 2 3 4 4 5 ऊपर के सभी आंसर इज डी। ये सभी सही हैं। सभी के भी इंस्टीट्यूशन है, ये सभी को ऐसे जुड़े कि इनको कुछ मामलों में न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। ये किसी को भी सम्मन जारी कर ला सकती है, जारी करने के मामलों में ये कुछ मामलों में को को दंडित करने का, खासकर आर्थिक रूप से दंडित का, है ना। आर्थिक रूप से दंडित का या दंडित दंडित करने का तो नहीं सीधे तौर पे, बल्कि परोक्ष रूप से सिफारिश करने का अधिकार।
कई तरह के बैचेज अन अकेडमी पे हैं, ये भी आप जरूर देखिए। जैसे मेंस के लिए यहाँ बैचेज चलाए जाते हैं, इसी तरीके एक्सरसाइज, ये सब कोर्स हाँ एग्जाम से कई ड्यूरेशन के ऑप्शंस है आपके पास। 3 6 मंथ, 315 के महीने देकर आप भी देख, नो कॉस्ट ईएमआई के और रेफरल कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। यूपीएससी और ईपीपी तैयारी साथ आने बात कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को संविधान का आधारभूत माना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases the Supreme Court held federation part basic structure? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम भारत राज्य। आंसर इज बी, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ। एसआर बॉम्बई के मामले में 1994 में ये मामला था। 1990 का मामला है ये, में एसआर बॉम्बई का मामला फेडरलिज्म, भारत का, भारतीय संविधान का। क्वेश्चन नंबर 12। शून्यकाल चर्चा के संबंध में निम्नलिखित कथनों, क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 बजे आवर होता है। शून्यकाल, सॉरी शून्यकाल, 0 आवर, जो 12 बजे से 1 बजे के बीच, 1 घंटे के बारे में क्या पर विचार करें। यह एक अनौपचारिक डिवाइस है जिसका उल्लेख नियमों की प्रक्रिया में नहीं है, यानी कि संसद की नियमावली में नहीं। यह एक व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ निर्देश। नंबर 3, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर उठाए गए प्रश्न। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो तीन, दो, एक तीन। Consider the following statements regarding 0 hour discussion. It is an informal device not mentioned in the rules of procedure of the houses. It is directed against an individual. It covers questions raised over matters of public. Which of the above statement is correct? 2 3 1 2। चलिए मैं बता दूं, आंसर इज डी, ये सभी सही है। ये एक अनौपचारिक डिवाइस है, ये किसी व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल। यह एक व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ नहीं है, ये सार्वजनिक महत्व के मामलों पर आए गए प्रश्न। यस, 1 and 3 आंसर इज, आंसर है, आंसर है व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ निर्देशित। इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मेंबर्स। इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मेंबर्स, नो। शून्यकाल में सवाल उठाए जाते हैं। ये एक अनौपचारिक डिवाइस है, में नहीं, बाद में से, और इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के तो उठा कोई भी। क्वेश्चन नंबर 12। पंचायत अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए विस्तार या पेशा जिसे कहते हैं हम लोग, पेशा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियां क्या हैं? इस अधिनियम के तहत पेशा एक्ट 96 के ग्राम सभा की क्या शक्ति? ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सभी योजनाओं को मंजूर ग्राम सभा, यह गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्ति पहचान या
ग्राम सभा के किस दो बातें कही, कौन सी बात सही या सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के कथनों में से कौन सा केवल एक दो एक ना। आंसर इज डी, दोनों के दोनों गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान या चयन करेगा, ऐसा नहीं है। और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी देगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत का हिस्सा नहीं? कश्मीरी, नेपाली, तमिल, मैथिली। क्रिया कूट में देना है केवल एक, चार, दो। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी हैं, सारे के सारे हमारे 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल है? किसी भी व्यक्ति को नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स except for the violation of law. No person can be punished or made to suffer in body or goods except for the violation. यानी कि कानून के उल्लंघन के अलावा और किसी मामले में शारीरिक और किसी तरह नहीं, किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई सजा नहीं दी। कोई भी व्यक्ति ही मामले में न्यायाधीश। तो कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? केवल एक, दो, तीन, एक, दो। यस, आंसर इज ए। आंसर इज ए, केवल एक है, क्योंकि ये दोनों किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई सजा नहीं दी जाएगी, इसका रूल ऑफ लॉ से किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई सजा नहीं दी जाएगी। कोई व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत में मुख्य रूप से शामिल है किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अलावा शरीर या स्थान किसी भी रूप में रूल ऑफ लॉ। तो नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लगा होगा किस तरह करते हैं। अगर कोई इन अप्रोप्रिएट कंटेंट हो तो फ्री टू रिपोर्ट ऑन एकेडमी। फ्री क्लासेस भी आप करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो आप लाइक जरूर करेंगे, मुझे है। थैंक यू, गुड बाय।